नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। यह बिहार शिक्षक भर्ती के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आंसर सीरीज का इतिहास का 8वां क्लास है और हम देख रहे हैं कक्षा 7 के इतिहास को। और आज हम देखेंगे अध्याय 3 और जो कि संबंधित, जहां पे चैप्टर का नाम है दिल्ली का सुल्तान, यानी कि यह जो चैप्टर है दिल्ली सल्तनत से संबंधित है। तो इससे संबंधित कुल आपके 18 प्रश्न हैं, तो इसको हम देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पहला प्रश्न पूछा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया गैरिसन बनवाया था, यानी कि शहर बनवाया था, और वह किस जगह पे था। तो यहाँ पर जो सीरी नामक गैरिसन बनवाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, वह था दिल्ली में। तो आपका सही ऑप्शन होता है डी। अगला क्वेश्चन है कि इब्न बतूता किस देश से भारत आया था। तो ऑप्शन है तुर्की से, या अफगानिस्तान से, या ईरान से, या मोरक्को से। तो बात करते हैं इब्न बतूता का। तो इब्न बतूता जो था अफ्रीकिया की देश के मोरक्को, तो यहाँ पे मोरक्को कहाँ पड़ता है, तो अफ्रीकीय महाद्वीप में पड़ता है, अफ्रीका महाद्वीप में मोरक्को पड़ता है। और 14वीं शताब्दी में, ठीक है, 14वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। उस समय मोहम्मद बिन तुगलक है, यानी कि दिल्ली पर तुगलक वंश का शासन था। तो 14वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। अगला जो क्वेश्चन है कि शेर शाह सूरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पे कहा गया कि कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे पहला कह रहा है कि शेर शाह सूरी ने प्रशासन में अलाउद्दीन खिलजी के तरीकों को अपनाकर अपने साम्राज्य को मजबूती प्रदान की थी, जो कि बिल्कुल आपका सही है। और दूसरा है कि मुगल सम्राट अकबर ने शेर शाह की प्रशासन व्यवस्था को अपनाया था। तो यह भी आपका सही है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है सी, कि एक और दो दोनों के दोनों आपके कथन सही हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि शेर शाह ने निम्न में से किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था। आपके ऑप्शन है चौसा में, विलीग्राम में, जिसको कि हम कन्नौज के नाम से जानते हैं, या देहरिया के युद्ध में। तो बेसिक तौर पे शेर शाह सूरी ने जो हुमायूं को पराजित किया था वह युद्ध था आपका चौसा का युद्ध और देहरिया का युद्ध, सॉरी आपका था बिलीग्राम या कन्नौज का युद्ध। तो इन दोनों युद्धों में हराया था। इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है डी वाला, कि एक और दो जो युद्ध के नाम दिए गए उनमें हराया था। तो बात करते हैं, आपने पता है कि जो चौसा का युद्ध लड़ा गया था, समय था 1539 का, और हुमायूं को इसमें बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा था। शेर खान ने इस युद्ध के बाद अपने आप को सुल्तान घोषित कर लिया और शेर शाह की उपाधि धारण की। उसने शीघ्र ही बंगाल पर भी अधिकार कर लिया और पूर्व में मुगलों की शक्तियों को पूर्णतः नष्ट करके कन्नौज पहुंचा। अब बात करते हैं हम लोग कन्नौज या बिलीग्राम के युद्ध की। तो कन्नौज और बिलीग्राम का युद्ध जो हुआ था वह 1540 में हुमायूं और शेर शाह द्वारा एक निर्णायक तौर पर युद्ध लड़ा गया था, जिसमें कि एक निर्णायक तौर पर हुमायूं की हार हुई थी और भारत से जो आपका मुगल वंश था वह समाप्त हो गया था और एक नए वंश की नींव पड़ी थी और वह था सूरी वंश। तो यह 1540 में लड़ा गया था। तो इस प्रकार से बेसिक तौर पे भारत में आपका क्या होता है कि इसी युद्ध के बाद, यानी कि बिलीग्राम या कन्नौज के युद्ध के बाद भारत में द्वितीय अफगान साम्राज्य की नींव पड़ी और उसके नींव रखने वाला कौन था, आपका शेर शाह सूरी। ठीक है, तो ये आपका एक्सप्लेन रहा। अगला जो क्वेश्चन है कि मध्यकालीन में रानी दिद्दा किस क्षेत्र की शासिका थी। तो मध्यकालीन में जो रानी दिद्दा थी वह कश्मीर की शासिका थी। तो आपका सही ऑप्शन होता है बी। अब यहाँ पे जानते हैं कि रानी दिद्दा कश्मीर की महिला शासक थी। और दीदी, दिद्दा का बेसिक तौर पर होता है दीदी, और दीदी किसे कहा जाता है, तो आपने पता है कि बड़ी बहन से निकाला जाता है, कि दीदी को हम क्या कहते हैं, बड़ी बहन को हम क्या कहते हैं, दीदी कहते हैं। तो जाहिर है कि प्रजा ने अपनी रानी को प्रेम से, ठीक है, दिद्दा कहते थे, यानी कि दीदी कहते थे। अगला जो क्वेश्चन है कि रुद्रमा देवी किस वंश की शासिका थी। तो रुद्रमा देवी की अगर बात की जाए तो वह काकतीय वंश की शासिका थी। तो बात करते हैं कि आधुनिक समय का जो आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र हैं उससे संबंधित था आपका काकतीय वंश, और वहीं की शासिका कौन थी, रुद्रमा देवी थी। रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेख में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने आप को पुरुष होने का बेसिक तौर पे भ्रम पैदा करवाया था। तो यह वहाँ मतलब कि अगर आप वर्तमान समय की बात करें तो आंध्र प्रदेश के वारंगल, ठीक है, आंध्र प्रदेश का जो वारंगल क्षेत्र है, ठीक है, उसी क्षेत्र में मतलब कि एक वंश था और जिसका नाम था काकतीय वंश, और उसी काकतीय वंश से संबंधित थी रुद्रमा देवी। अगला जो क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथन और कारणों को ध्यान ध्यान से पढ़िए। और अब यहाँ पे कथन जो दिया गया है कि अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण की नीति सैन्य हितों से परिचित थी, जो कि बिल्कुल आपका सही कि वो सैन्य हितों के लिए किया था।
और कारण ये बता रहा है कि सैनिक अपनी आवश्यकता की वस्तुएं दिल्ली के व्यापारियों से खरीदते थे और यह आशंका थी कि व्यापारी अपनी चीज़ों का कीमत बढ़ा देंगे। तो यह भी आपका कारण इसका सही बता रहा है। तो इस प्रकार से कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण जो है वह कथन की सही व्याख्या करता है। तो आपका सही ऑप्शन होता है ए। तो जैसा कि आपने पता है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे और इससे मतलब कि मजबूर होकर अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था कि एक विशाल सेना की नींव रखी और बड़ी सेना को संभालने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक चुनौतियों से निपटने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक सुधार किए और उनमें से सर्वप्रथम उसने क्या लागू किया था कि बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू किया था। और बाजार नियंत्रण प्रणाली में आपने पता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार नियमित वेतन की देने की शुरुआत की थी। तो सैनिकों का वेतन तो नियमित था और व्यापारी अपने अपने दामों को वस्तुओं के दामों को क्या करते थे बढ़ा देते थे। तो उस वेतन में उनका खर्चा नहीं चल पाता था, जिसके कारण बेसिक तौर पे अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार और मूल्य नियंत्रण प्रणाली को शुरू किया। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसके बारे में जानते हैं। तो पहला कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण हुए, जैसा कि मैंने आपको बताया यह सही है आपका। और दूसरा कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को इक्ता की जगह नकद वेतन देना तय किया था। तो यह भी आपका सही है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है सी। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत में बाजार नियंत्रण नीति को किस सुल्तान के द्वारा लागू किया गया। तो जैसा कि आपको बताया जा रहा है कि इस नीति को लागू करने वाला कौन था, अलाउद्दीन खिलजी था। और इसका उल्लेख एक आप इतिहासकार का नाम सुनेंगे, जियाउद्दीन बर्नी। तो जियाउद्दीन बर्नी ने अपनी पुस्तक तारीख फिरोज शाही में की है। तारीख फिरोज शाही। तो ये भी पूछा जाता है कि तारीख फिरोज शाही किसने लिखा है, तो जियाउद्दीन बर्नी। और इसी में बेसिक तौर पे बाजार नियंत्रण प्रणाली का जिक्र मिलता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में, ठीक है, बाजार नियंत्रण प्रणाली को लागू किया था। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के शासकों के बढ़ते हुए क्रम को लिखिए। तो आपको यहाँ पे दिया गया है। तो आपने पता है कि सबसे पहले दिल्ली सल्तनत पे पहला जो राजवंश था वह था आपका गुलाम वंश, ठीक है, जो कि बेसिक तौर पे 1206 में इसकी नींव रखी गई। उसके बाद आता है आपका खिलजी वंश, जिसकी नींव 1290 में रखी गई। उसके बाद आपका आता है तुगलक वंश, जिसकी नींव 1320 में रखी गई। और उसके बाद आपका आता है आपका सैयद वंश, सैयद वंश, और इसकी नींव रखी गई 1414 में। और लास्ट में आता है आपका लोधी वंश और इसकी नींव रखी गई आपका 1451 में, ठीक है। तो ये आपके 5 वंश हैं। तो इस प्रकार से आप इसको मैच कर सकते हैं। हालांकि इस दिए गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका सही आंसर है वह है आपका तीसरा वाला कि 1 2 3 4। तो यहाँ पे जो आपका दिया गया है कि सबसे पहले आपका तुर्की शासन बेसिक तौर पे हम लोग गुलाम को ही कह लेते हैं, ठीक है। तो गुलाम तुर्की शासन को ही कहा जाता है। तो 1 2 3 4 ही आपका सही होता है। अगला जो क्वेश्चन है वह है आपका कि दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पहला कह रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने सैनिकों को नगद वेतन देता था, लेकिन कीमतों पर नियंत्रण करने की जगह उसने टोकन यानी कि सांकेतिक मुद्रा चलाई। तो यह बिल्कुल आपका सही है। और दूसरा कह रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा चलाए गए सांकेतिक मुद्रा जो थे धातु के बने होते थे, लेकिन वे सोने और चांदियों के न होकर सस्ती धातुओं के तो होते। ये भी आपका सही है। तो इस प्रकार से आपका सी वाला स्टेटमेंट होता है कि 1 और 2 दोनों के दोनों सही हैं। अब बेसिक तौर पे यहाँ पे जाने तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आरंभ में बेसिक तौर पे दिल्ली पर मंगोलों का आक्रमण बढ़ गया और जिसके कारण वह मजबूर होकर एक विशाल अस्थायी सेना उसे रखनी पड़ी। और जिसके कारण उसने इस सेना को प्रबंध करने के लिए उसने क्या किया था कि सांकेतिक मुद्रा चलाई थी। और जो कुछ आज बेसिक तौर पर वह मुद्राएं किसकी बनी होती थी, सस्ती धातुओं की बनी होती थी। अगला जो क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत में कृषि पर लगने वाले कर को क्या कहते थे। तो बेसिक तौर पे दिल्ली सल्तनत में जो था कृषि पे लगने वाला कर वो क्या था, खराज था, ठीक है। आगे की अगर हम बात करें तो खुम्स जो है यह क्या था कि लूट का धन होता था। लूट का धन को क्या कहते थे, खुम्स कहते थे, जो सैनिकों और राजकोष के बीच में बांटा जाता था। खराज जो था वह कृषि था, जिसका कि बेसिक तौर पे कितना लिया जाता था कि 50% लिया जाता था। अगर हम जक़ात की बात करें तो जक़ात जो था मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था,
मानव से लिया जाने वाला धार्मिक कर। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है। ठीक है, कि आपका ये सारे कर हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कृषि पर लगने वाले कर को क्या कहते थे, तो कृषि पर लगने वाले कर को कहा जाता था खराज। तो आपका सही ऑप्शन होता है सी। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत दिए गए कथन और कारणों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर कथन जो कह रहा है कि मुक्ति लोगों को इकता थोड़े थोड़े समय के लिए ही दिया जाता था, जो कि बिल्कुल आपका सही है। और दूसरा कह रहा है कारण कि ताकि मुक्तियों पर प्रभावी तरीके से नियंत्रण रखा जा सके एवं उनका पद वंश एवं परंपरा से न चले। तो बेसिक तौर पे कारण भी ये सही है। तो इस प्रकार से आपका ये वाला स्टेटमेंट मतलब कि कथन सही होता है कि कारण और कथन दोनों, मतलब कथन भी सही है और कारण भी सही है, और कारण कथन का सही व्याख्या कर रहा है। अगला जो क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। तो इसके बारे में बेसिक तौर पे हम जानते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि भिन्न भिन्न आकार वाले इलाके को इक्ता कहा जाता था, जो कि बिल्कुल सही है। और दूसरा कह रहा है कि इन इक्ता को संभालने वाले अधिकारी जो थे उन्हें अमीर या अमीर कहलाते थे। तो ये आपका गलत है। क्यों गलत है आगे देखेंगे। तो इस प्रकार से आपका ए वाला ऑप्शन सही है कि केवल एक सही होता है। अब यहाँ पे बेसिक तौर पे जानते हैं कि बेसिक तौर पे इनको जो संभालने वाले अधिकारी थे उन्हें इक्तेदार इक्तेदार या मुक्ति कहा जाता था। जैसा कि अभी मुक्ति के बारे में मैंने आपको बताया, तो उन्हें इक्तेदार या मुक्ति कहा जाता था, न कि अमीर कहा जाता था। इसलिए आपका सेकेंड वाला स्टेटमेंट गलत होता है। अगला जो क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत बंदगा शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया। तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत बंदगा जो शब्द था वह गुलामों के लिए प्रयोग किया जाता था। तो बेसिक तौर पे यहाँ पे जानते हैं कि जो गुलामों को फारसी में, ठीक है, बंदगा किसका शब्द है, तो फारसी का शब्द है। तो गुलामों को फारसी में क्या कहा जाता है, बंदगा कहा जाता है। तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। साथ ही उन्हें राज्य के कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों के पर भी रखा जाता था। उस समय विद्वानों का कहना था कि सुल्तान के योग्य और अनुभवी गुलाम जो है वह बेटों से बढ़ के होता है। तो बंदगा मतलब गुलाम होता है। और यह किस भाषा का शब्द है, तो फारसी भाषा का शब्द है। अगला जो क्वेश्चन है कि नमाज के दौरान मुसलमान जो होते हैं मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। मक्का की ओर की जो दिशा होती है उसको क्या कहते हैं, मक्का की ओर की दिशा को क्या कहा जाता है, तो बेसिक तौर पर उसे किबला कहा जाता है। तो आपका सही ऑप्शन होता है बी, कि मक्का की ओर जो मुंह करके खड़े होते हैं उस दिशा को बेसिक तौर पे मुसलमान लोग क्या कहते हैं, किबला कहते हैं। अब यहाँ पे जानते हैं कि मस्जिद के खंभों वाले बेसिक तौर पे कक्षा को जो कहा जाता है उसे क्या कहता है, जो मस्जिद के खंभों वाली जो कक्षा होती है उसे लीवान कहते हैं। ठीक है। और दूसरा कि नमाज के दौरान मुसलमान जो मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं, मक्का की ओर की दिशा को क्या कहता है, कबीला कहा जाता है या किबला कहा जाता है। और अगला है कि मस्जिद में कबीला के आखिरी सिरे को क्या कहते हैं, तो आखिरी सिरे को मंसूरा कहा जाता है। और मस्जिद के आंगन को क्या कहा जाता है, सहन कहा जाता है। तो चारों को आपने समझ रखा कि लिबान किसे कहा जाता है, तो जो आपके खंभों वाली कक्षा होती है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, लिबान। और जो मक्के की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ जाता है उसे किबला कहा जाता है। और उसके बाद मस्जिद में जो आखिरी सिरा जो होता है उसे क्या कहता है, ममसूरा कहा जाता है। और मस्जिद का जो आंगन होता है उसे सहन कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन शासक था जिसने अपना सैन्य अभियान मालवा के मांडू से लेकर देवगिरी, द्वार समुद्र तथा मदुरै एवं जाबुर जैसे सुदूर दक्षिण भारतीय राज्यों को विजित किया था। तो वह सही ऑप्शन होता है आपका सी, मतलब सी, कि अलाउद्दीन खिलजी। बेसिक तौर पे अलाउद्दीन खिलजी जो था वह पूरे भारत को, लगभग दक्षिण भारत को भी वह जीत रखा था। यह पहला ऐसा शासक था जो पहली बार दक्षिण भारत पर आक्रमण भी किया था। ठीक है। तो यह पूरे आपके दक्षिण तक यहाँ पे चोल पांड्य राजवंशों का शासन पाया था, उनसे भी युद्ध लड़ा और इन सभी को अपने राज्य में मिलाया था। अगला जो क्वेश्चन है वह है आपका कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गैरिसन शहर का निर्माण किसके लिए किया जाता है। तो यह पहला ही क्वेश्चन था। तो आपने पता है कि गैरिसन शहर यानी कि किलेबंदी, जिसको कि हम लोग सीरी का किला कहते थे, जिसको अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। और वह किसके लिए बनाया था, तो रक्षक सैनिकों की टुकड़ी के लिए रहने के लिए मजबूत किलेबंद शहर को गैरिसन या सीरी का किला इस प्रकार के नाम दिए गए थे। तो आपका सही ऑप्शन होता है सी वाला। तो दोस्तों यह कक्षा
साथ के इतिहास का जो था वह आपका तीसरा चैप्टर था। तो आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आया होगा। अब जल्दी हम चौथे चैप्टर और पाँचवें चैप्टर, और कोशिश करूंगा कि 2 दिन में कक्षा 7 का इतिहास समाप्त हो जाए, उसके बाद 2 दिनों में कक्षा 8 का इतिहास समाप्त हो जाए, और उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे इतिहास के बाद विज्ञान को, और विज्ञान के बाद हम लोग शुरू करेंगे आपके अर्थशास्त्र, और उसके बाद पॉलिटी को शुरू करेंगे। तो अगर अभी भी आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और तथा इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।